नमस्कार दोस्तों, भरत सर सीपीसीटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सीपीसीटी एग्जाम्स मार्च 2026 के लिए अंतिम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 15। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम उन प्रोग्रामों को प्रदर्शित करता है जो वर्तमान में विंडोज 11 ओएस में चल रहे हैं। विंडोज ओएस का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहे प्रोग्राम्स। तो वर्तमान में विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहे प्रोग्राम्स कहाँ पर प्रदर्शित होते हैं? तो वह प्रदर्शित होते हैं टास्क बार में। कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी प्रोग्राम्स फाइल्स वर्तमान में चल रहे हैं वह आपको दिखाई देंगे टास्क बार में। टास्क बार, ये जो पट्टी आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस पट्टी को कहते हैं टास्क बार। टास्क बार में ये विंडोज 11 में लेफ्ट साइड में ये स्टार्ट का बटन होता है। इसके बाद ये सर्च बॉक्स है और जितने भी विंडोज के प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहे हैं वो आपको इस प्रकार से दिखाई देंगे। और टास्क बार के राइट साइड में दिनांक और समय होता है और नोटिफिकेशन एरिया होता है, याद रखिएगा। टास्क बार की जो पट्टी होती है यह डेस्कटॉप के सबसे निचली पट्टी होती है जिसमें वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम्स प्रदर्शित होते हैं। अब मेनू बार किसे कहते हैं? तो ये एमएस वर्ड की विंडो है। इसमें ये जो पट्टी है इसको कहते हैं मेनू बार। ये है मेनू बार कहलाती है, याद रखिए। जिसमें मेनू है, पहला मेनू फाइल मेनू, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, इन मेनू को टैब भी कहते हैं। टाइटल बार कहाँ पर है? तो जहाँ पर किसी फाइल का नाम लिखा होता है, वर्तमान फाइल प्रोग्राम का नाम लिखा होता है, इसको कहते हैं टाइटल्स बार। और सबसे नीचे स्टेटस बार कहाँ है? तो डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे इस पट्टी को कहते हैं स्टेटस बार, जहाँ पर पेज नंबर्स होते हैं, वर्ड नंबर्स होते हैं और लैंग्वेज होती है। और ये व्यू बटन है, दिखाई दे रहे हैं, और इन्हें कहते हैं जूम स्लाइडर। तो ये पूरी पट्टी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टेटस बार, याद रखिएगा। और ये है वर्क एरिया जो पेज पर दिखाई दे रहा है टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस। एक प्रोग्राम जो कंपाइलर के लिए इनपुट होता है, किसके लिए? कंपाइलर के लिए इनपुट होता है, उसे क्या कहा जाता है? एक प्रोग्राम है, कौन सा प्रोग्राम? कंपाइलर। कंपाइलर के लिए क्या करता है? इनपुट होता है। अब कंपाइलर क्या है? सबसे पहले आप समझिए कंपाइलर क्या है। कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो यहां पर याद रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है कंपाइलर, दूसरा होता है इंटरप्रेटर और तीसरा होता है असेंबलर। ये 3 प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होते हैं। कंपाइलर का काम क्या है? जैसे मान लीजिए कंपाइलर का काम क्या होता है? तो कंपाइलर का काम है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करना। अब लो लेवल लैंग्वेज कौन है? तो लो लेवल लैंग्वेज होती कंप्यूटर की मुख्य भाषा होती है मशीनी भाषा। अब कंपाइलर को क्या दिया जाता है? डाटा। कंपाइलर को हाई लेवल लैंग्वेज में क्या दिया जाएगा? डाटा दिया जाएगा। कंपाइलर उस डाटा को किस में परिवर्तित करेगा? मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। अब जो यहाँ पर इनपुट दिया गया है कंपाइलर को, उसको क्या कहते हैं? जो इनपुट दिया गया कंपाइलर को वो क्या कहलाएगा? सोर्स कोड।
और जो मशीनी भाषा में परिवर्तित हुआ जो आउटपुट है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड। तो कंपाइलर क्या काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, या यह भी बोल सकते हैं उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कंपाइलर परिवर्तित करता है। उच्च स्तरीय भाषा में जो डेटा लिखा गया, जो प्रोग्रामिंग की गई, वो कौन सा कोड है, सोर्स कोड, और उसको कंपाइलर किस में बदल देता है, ऑब्जेक्ट कोड में। सोर्स कोड का मतलब होता है इनपुट, और ऑब्जेक्ट कोड का मतलब होता है यहाँ पर आउटपुट। जो आउटपुट में बदलेगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कोड। तो यहाँ पर क्या लिखा, कंपाइलर के लिए इनपुट कौन होता है, तो सोर्स कोड होता है, याद रखिएगा। और मशीनी भाषा का आउटपुट क्या है, तो ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। कंपाइलर क्या है, ट्रांसलेटर है, और ये कंपाइलर लिखा हुआ है, याद रखिएगा। अब बाकी ऑप्शन से भी याद रखना, जैसे इंटरप्रेटर क्या काम करेगा, तो उच्च स्तरीय भाषाओं को निम्न स्तरीय भाषा में बदलेगा। हाई लेवल लैंग्वेज को कहते हैं उच्च स्तरीय भाषा, लो लेवल लैंग्वेज को कहते हैं निम्न स्तरीय भाषा। तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, जैसे जावा भाषा हो गया, फोर्ट्रान भाषा हो गया, सी भाषा हो गई, C++ भाषा हो गई, ये सब प्रोग्रामिंग भाषा कहलाती है जो कंपाइलर मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। और असेंबलर क्या काम करता है, तो असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है जो असेंबली भाषा से मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। और ये दोनों क्या काम करते हैं, कंपाइलर इंटरप्रेटर, तो उच्च स्तरीय भाषा से निम्न स्तरीय या मशीनी भाषा में परिवर्तित करते हैं। उच्च स्तरीय भाषा का सोर्स कोड इनपुट होता है और मशीनी भाषा का आउटपुट ऑब्जेक्ट कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरलेस प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए, प्रिंटर कैसा है, वायरलेस प्रिंटर है, और वायरलेस प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए विंडोज 11 सेटिंग्स के लिए निम्नलिखित किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा। वायरलेस प्रिंटर को यदि कनेक्ट करना हो तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो यहाँ पर ऑप्शंस है नेटवर्क एंड इंटरनेट। ध्यान दीजिएगा, ये है विंडो 10 सेटिंग्स के ऑप्शंस है, विंडो 10 सेटिंग्स के ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शनों को याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सिस्टम एंड सिक्योरिटी, इंटरनेट, नेटवर्क एंड इंटरनेट, हार्डवेयर एंड साउंड, ऑल प्रोग्राम, सभी प्रोग्राम्स इंस्टॉल अनइंस्टॉल यहाँ पर प्रदर्शित होंगे, यूजर अकाउंट, अप्रिसिएशंस एंड पर्सनलाइजेशंस, क्लॉक एंड रीजाइंस, एज ऑफ एक्सेस। और ये जितने भी ऑप्शंस है विंडो 10 के सेटिंग्स के ऑप्शंस है जो आपको मिल जाएंगे कंट्रोल पैनल्स के आइकॉन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइना ने एक एप्पल फोन खरीदा, उसके फोन में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने की संभावना है। साइना ने कौन सा फोन खरीदा, एप्पल का फोन खरीदा, उस फोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिससे कंप्यूटर या मोबाइल से ऑपरेट करता है, वह ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, जिसके अंदर सभी एप्स, सभी सामग्री, सभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स सब उसके अंतर्गत काम करते हैं, वह होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई सा भी डिवाइस कार्य नहीं करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। साइना ने एक एप्पल का फ़ोन खरीदा। अब एप्पल का फ़ोन खरीदा तो वो हो सकता है आईफोन या आईपैड, और आईफोन, आईपैड, मोबाइल फ़ोन में iOS ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग एप्पल के फ़ोनों में इस्तेमाल होता है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग, एंड्रॉयड क्या है, तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स है और इसका इस्तेमाल होता है स्मार्टफोन में, टैबलेट्स में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जिसे गूगल कंपनी ने सन 2008 में विकसित किया था। विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है
जिसका इस्तेमाल माइक्रो कंप्यूटर और लैपटॉप में किया जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर कार्यरत वह कौन सा प्रोटोकॉल है जो होस्ट के बीच एक कनेक्शन रहित सेवा प्रदान करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर है, उसमें कौन सा प्रोटोकॉल होस्ट और होस्ट के बीच एक कनेक्शन सेवा प्रदान करता है, कनेक्शन रहित सेवा प्रदान करता है? वह है यूडीपी। याद रखिएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल कार्य करता है? यूडीपी कार्य करता है। यूडीपी का पूरा नाम होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल प्रयोग में आता है ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए। टीसीपी, टीसीपी का पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये डाटा पैकेट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। एआरपी, एआरपी का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आईपी, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई स्पीड मोड में USB 2.0 की डेटा अंतरण दर क्या होती है? USB 2.0, USB 2.0 क्या है? तो संस्करण है। किसका संस्करण है? USB का संस्करण है। याद रखिएगा, USB, USB क्या होता है? तो USB कंप्यूटर का पोर्ट होता है, कनेक्शन पॉइंट होता है, जिससे आजकल बाहरी डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है। USB का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का आविष्कार 1996 में, आविष्कारक का नाम है अजय भट्ट। और USB के अब तक के कुल कितने संस्करण हैं? तो 7 संस्करण से होते हैं, जिसमें से पूछा गया USB 2.0 की डेटा स्पीड कितनी होगी? तो 2.0 की स्पीड है 480 Mbps होती है। Mbps का फुल फॉर्म है मेगा बिट्स पर सेकेंड। याद रखिएगा, मेगा बिट्स पर सेकेंड। अगर स्मॉल में बी आए तो बिट्स पर सेकेंड, कैपिटल में बी आए तो बाइट होता है। कैपिटल में बी का मतलब याद रखना बाइट। कैसे? जैसे मान लो अगर इस टाइप से लिखा होता है Mbps तो मेगा बाइट पर सेकेंड बनता। अभी यहाँ पर क्या लिखा? Mbps मेगा बिट्स पर सेकेंड। अब USB के 7 संस्करण है। सबसे पहला संस्करण है, यहाँ पर याद रखिएगा, सबसे पहला संस्करण है USB 1.0। कब लॉन्च किया गया? 1996 में। जिसकी स्पीड कितनी थी? सबसे लो स्पीड थी उस समय 1.5 Mbps मेगाबिट्स पर सेकेंड। फिर उसके बाद अगला संस्करण, ये पहला संस्करण है। दूसरा संस्करण USB 1.1 लॉन्च कब किया गया? सन याद रखिएगा 1998 में। और इसकी स्पीड क्या है? 12 Mbps फुल स्पीड के नाम से इसको जानते थे। इसके बाद तीसरा संस्करण है USB 2.0। इसे लॉन्च किया गया, विकसित किया गया सन 2000 में, और इसकी स्पीड थी 480 Mbps, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया 480 Mbps, और इसे जाना गया हाई स्पीड के नाम से। USB लो स्पीड, USB फुल स्पीड, USB हाई स्पीड। अब इसके बाद चौथा संस्करण है USB 3.0, जिसे लॉन्च किया गया सन 2008 में, याद रखिएगा, और इसकी स्पीड हो गई 5 Gbps गीगाबिट्स पर सेकेंड। इसके बाद इस USB को जानने लगे सुपर स्पीड USB के नाम से। यहाँ पर नाम भी याद रखिएगा, एग्जाम से पूछते हैं। USB 3.1 ये 5वां संस्करण है, जो लॉन्च किया गया, रिलीज किया गया 2013 में, और इसकी स्पीड थी 10 Gbps। USB का 6 नंबर का जो संस्करण है USB 3.2, इसे लॉन्च किया गया 2017 में, और इसकी स्पीड थी 20 Gbps, 10 से 20 हो गई। और उसके बाद नया संस्करण जो आज चल रहा है USB 4,
जो सबसे तेज संस्करण है, जिसे लॉन्च किया गया 2019 में, जो तेज गति से डेटा का आदान प्रदान कर सकता है, वो है USB 4। इसकी स्पीड 20 से हो गई 40 Gbps और इसको जानने लगे सुपर स्पीड के नाम से, सुपर स्पीड प्लस के नाम से जानने लगे। तो ये है USB के संस्करण, जिसको कहते हैं वर्जन और ईयर, याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन में हार्ड डिस्क को फॉर्मेट किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉलेशन करना होगा हार्ड डिस्क में, तो पूरी तरह से मिटा दिया जाता है। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क मेमोरी में इंस्टॉलेशन करना होगा, उसे संग्रहित करना होगा, तो हार्ड डिस्क को करना होगा क्लीन, पूरी हार्ड डिस्क को खाली करना होगा, साफ करना होगा, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा। तो आएगा आंसर क्लीन इंस्टॉल। हार्ड डिस्क को फॉर्मेट किया जाता है और पूरी तरह से मिटा दिया जाता है, जिसे कहते हैं क्लीन इंस्टॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस? सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस का मतलब होता है क्रम अनुसार, जिसे क्रम से पढ़ा जा सकता है, वह है क्रमानुसार, जिसे कहते हैं सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस। प्रणाली का उदाहरण है, तो इसमें से ऑप्शन आएगा पढ़ना और लिखना बिना किसी विशेष क्रम के तेजी से रिकॉर्ड होता है, नहीं आएगा। अगला ऑप्शन क्या लिखा, एक क्रम में एक रिकॉर्ड के ठीक बाद दूसरे रिकॉर्ड तक पहुंचना, दूसरे रिकॉर्ड तक पहुंचना। क्या लिखा, एक क्रम से दूसरे क्रम, दूसरे क्रम से तीसरे क्रम, रिकॉर्ड तक पहुंचना, मतलब लगातार क्रम अनुसार पहुंचना। कौन सा उदाहरण है? तो सी वाला आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा छोटा अनुप्रयोग है जो आपको अपने वेब ब्राउजर में कुछ प्रकार की कंटेंट देखने की अनुमति देता है? छोटा अनुप्रयोग है जो आपके अपने वेब ब्राउजर में कुछ प्रकार के कंटेंट देखने की अनुमति देता है। वेब ब्राउजर में कुछ प्रकार की कंटेंट देखने की अनुमति देता है। छोटा अनुप्रयोग छोटे एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वेब ब्राउजर से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर हमारा वेब ब्राउजर से जुड़ा हुआ होता है और कंटेंट देखने की अनुमति देता है, उसे कहते हैं प्लग इन्स। छोटे एप्लीकेशन से इससे जुड़े होते हैं, प्लग इन्स होता है। सर्च इंजन, जहाँ पर सूचनाओं को खोजा जा सकता है, वह है सर्च इंजन। बुकमार्क, जहाँ पर किसी वेबसाइट या वेब पेज को सेव करके रख सकते हैं। वेब पेज या वेबसाइट को सेव करके रखना है तो आप बुकमार्क का प्रयोग कर सकते हैं। और इंटरनेट से मोबाइल में सुरक्षित करने के लिए डाउनलोड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका आविष्कार कब हुआ था? 1990 में आविष्कार किया था। WWW का वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। और वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? तो यह एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका उपयोग वेब पेजों से डेटा पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? तो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका उपयोग वेब पेजों से डेटा पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस एप्लीकेशन में, इस वेब एप्लीकेशन में वेब पेजों का संग्रहण होता है। करोड़ों वेब पेज होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब में, WWW में। तो इसका आंसर आएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, .gov.edu, GOV क्या है? एक्सटेंशन। इसको डोमेन नेम भी कहते हैं। गवर्नमेंट.edu एजुकेशन और .net नेटवर्क। एक्सटेंशन क्या कहलाते हैं? ये जो एक्सटेंशन है इन्हें हम कहते हैं डोमेन के नाम। एक्सटेंशन को क्या कहते हैं? डोमेन के नाम कहते हैं। याद रखिएगा, पिछले क्लासेस में पूरा लिस्ट एक दे रखा है एजुकेशन, एक डोमेन नेम और एक्सटेंशन से संबंधित, जाके पढ़िएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संख्या प्रणाली जिसका उपयोग हम 10 अंकों के आधार पर दैनिक आधार पर करते हैं, 10 अंकों के आधार पर दैनिक आधार पर करते हैं। अब 10 अंकों के आधार, अब ये आधार क्या कहलाएगा, तो इस आधार को क्या कहेंगे, दशमलव आधार। तो दशमलव संख्या पद्धति, दशमलव संख्या पद्धति का आधार क्या है, तो दशमलव संख्या पद्धति का आधार कितना है, 10 है, तो इसमें आएगा दशमलव। ये संख्या पद्धति के प्रकार है। द्विआधारी संख्या पद्धति का आधार 2, दशमलव संख्या पद्धति का आधार 10, अष्टाधारी मतलब ऑक्टल संख्या पद्धति का आधार 8, षोडश आधारी अर्थात हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार 16। ये संख्या पद्धति के 4 प्रकार होते हैं और ये उनके आधार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशमलव संख्या 31 का बाइनरी समतुल्य क्या होगा। 31 का बाइनरी समतुल्य कहा है, हमारे पास संख्या है 31, ये संख्या पद्धति है दशमलव, ये दशमलव है, हमको आंसर निकालना है बाइनरी में। तो फॉर्मेट बना लीजिए, मैंने इसका एक स्पेशल क्लासेस लिया था, स्पेशल क्लासेस हमने बनाया था वीडियो इसका, पिछली क्लासेस में जाकर देखिएगा, हेक्साडेसिमल बाइनरी ऑक्टल सभी समझाया था। तो 31 लिखा। अब यहाँ पर ये 31 क्या है, दशमलव संख्या है, बाइनरी कितने का भाग देंगे, 2 से, तो 2 एकम 2 का भाग 2 एकम 2, एक बार यहाँ पर 1 बच गया तो ये बन गया 11, 2 पंज 10, कितना शेषफल बचा 1। यहाँ पर इस साइड हम क्या लिख रहे हैं, शेषफल। अब वापस से 2 सत्ती 14, 1 बचा, 2 त्रिया 6, 3 बार में गया 1 बचा, 2 एकम 2, कितना शेषफल बचेगा 1। तो इसका आंसर क्या बनेगा, सबसे नीचे क्या शेषफल बचा 1, उसके बाद 1, उसके बाद 1, 1 और उसके बाद 1, 1 1 1 आंसर आएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2019 में अपने टेक्स्ट को बोल्ड में बदलने के लिए आप किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। बोल्ड मतलब होता है किसी शब्द या पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद उसको गहरा करना, मोटा करना बोल्ड कहलाता है, जिसके लिए इस्तेमाल करेंगे Ctrl+B। Ctrl+M का उपयोग किस काम के लिए करते हैं, तो इसका मतलब है राइट इंडेंट। Ctrl+Shift+G का प्रयोग करते हैं वर्ड काउंट के लिए, वर्ड काउंट, पैराग्राफ काउंट, कैरेक्टर काउंट के लिए इस्तेमाल करते हैं Ctrl+Shift+G का। Shift+F3 का प्रयोग करते हैं चेंज केस के लिए, चेंज केस, स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर बनाना हो, कैपिटल लेटर से सेंटेंस केस में बदलना हो, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं Shift+F3, चेंज केस का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गाइडेड डेटा ट्रांसमिशन माध्यम मीडिया कांच या प्लास्टिक से बने कोर के माध्यम से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत का प्रयोग करता है। कौन सा गाइडेड डेटा ट्रांसमिशन माध्यम कांच या प्लास्टिक से बने कोर के माध्यम से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत का प्रयोग करता है। अब यहाँ पर समझिएगा, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडिया से, ट्रांसमिशन मीडिया से प्रयोग क्वेश्चन लिया गया है, जिसको कम्युनिकेशन मीडिया भी कहते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया या कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, और संचार का अर्थ होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना, और सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किसी न किसी संचार माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन मीडिया या संचार माध्यम कहते हैं। डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किसी न किसी तकनीक की आवश्यकता होती है। अब कम्युनिकेशन मीडिया या ट्रांसमिशन मीडिया 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला है गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया
जिसको कहते हैं वायर्ड तकनीक। इसमें वायर होते हैं। कौन सी तकनीक होती है? वायर्ड तकनीक होती है। और दूसरा होता है अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया, याद रखिएगा, अनगाइडेड मीडिया, जिसको कहते हैं वायरलेस तकनीक। वायरलेस तकनीक। अब वायर्ड तकनीक के 3 प्रकार होते हैं। वायर्ड तकनीक के 3 प्रकार। सबसे पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं युग्मतार, और इसी केबल को या फिर कहते हैं इथरनेट केबल। इथरनेट केबल होती है, जिसका उपयोग छोटी दूरी में इस्तेमाल होता है, इथरनेट केबल का। अब इस केबल में 2 तार होते हैं, इथरनेट केबल में, ट्विस्टेड पेयर केबल में, एक अर्थिंग के लिए, एक रिसीवर के लिए। अब जो दूसरी केबल होती है वो होती है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल, इसमें ठोस कॉपर तार होता है और ऊपर मेश जाली होती है एल्यूमिनियम की, और उसके ऊपर भी एक कवर होता है। ये कोएक्सियल केबल जो है, इसको टीवी केबल कहते हैं। जो टीवी में उपयोग में आती है वो केबल है कोएक्सियल केबल। और तीसरी केबल है फाइबर ऑप्टिकल केबल, जिसका इस्तेमाल तेज गति से डेटा ट्रांसफर करने में किया जाता है। और आजकल फाइबर ऑप्टिकल केबल का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे चार्जिंग केबल में इस्तेमाल होता है, कीबोर्ड माउस के वायर में इस्तेमाल होता है, या फिर हेडफोन की केबल में होता है फाइबर ऑप्टिकल केबल। मतलब अधिक मात्रा, तेज गति से डेटा संचार करने के लिए या इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के लिए फाइबर ऑप्टिकल केबल का प्रयोग होता है, जिसमें डेटा का ट्रांसमिशन लाइट के माध्यम से होता है। डेटा का ट्रांसमिशन लाइट, प्रकाश के माध्यम से होता है। अब यहाँ पर लिखा ही है प्रकाश परावर्तन के सिद्धांत का प्रयोग करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या आ जाएगा? तो ऑप्टिकल फाइबर केबल आ जाएगा, ये याद रखिएगा। ऑप्टिकल फाइबर केबल कांच या प्लास्टिक के फाइबर से बनी होती है, जिसमें धागे के समान तार होते हैं, जिसमें डेटा का प्रवाह प्रकाश के माध्यम से होता है, लाइट के माध्यम से, याद रखिएगा। और ये 3 प्रकार की केबल गाइडेड मीडिया वायर्ड तकनीक में इस्तेमाल होती है। और बाकी अनगाइडेड मीडिया जहाँ पर प्रयोग होता है बिना वायर, और बिना वायर का जहाँ प्रयोग होगा वहाँ पर होगा उपयोग तरंगों का। वायरलेस मीडिया में उपयोग होता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए तरंगों का प्रयोग होता है। सूचनाओं को भेजने के लिए या प्राप्त करने के लिए तरंगों का प्रयोग होता है। तरंगे 3 प्रकार की होती है, याद रखिएगा। अब सबसे पहला आ जाएगा इसमें, जो अनगाइडेड मीडिया में वायरलेस तकनीक में उपयोग में आता है, वह है रेडियो वेव। रेडियो वेव ट्रांसमिशन। दूसरा होता है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। तीसरा होता है इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन, और चौथा इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन। ये 3 प्रकार के यहाँ पर ट्रांसमिशन मीडिया है जो वायरलेस तकनीक का प्रयोग करते हैं। इंफ्रारेड वेव में ठोस तरंगे होती है जो दीवार के आर पार नहीं जा सकती है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में यहाँ पर टीवी के लिए इस्तेमाल होता है, टीवी प्रसारण के लिए उपयोग में आता है। रेडियो वेव ट्रांसमिशन सेल्युलर नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी संख्या 11011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? पहले बाइनरी नोट किया 11011, ये बाइनरी है, बाइनरी है, और यहाँ पर दशमलव निकालना है। बाइनरी से परिवर्तन किस में करना है? दशमलव में। तो सबसे पहले एक जो बाइनरी है उसके नीचे आप नोट कर दो 1। 1 का डबल कितना? 2 होता है। 2 का डबल कितना? 4। 4 का डबल 8, और 8 का डबल 16। हर बाइनरी संख्या के नीचे हमने इन संख्याओं को डबल कर दिया है और आगे बढ़ते गए जब तक बाइनरी हमारे पास। अब जहाँ पर आपको 0 दिखाई दे रहा बाइनरी में, जैसे बाइनरी में 0 है तो नीचे का 4 यहाँ पर कट जाएगा। अब यहाँ पर जो संख्या बच गई 16 + 8 + 2 + 1,
तो 16 और 8 24, 2 26 और 1 27। तो आंसर आ जाएगा हमारा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में फिल्टर लगाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? MS एक्सेल 2019 में फिल्टर लगाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की पूछा है। फिल्टर लगाने के लिए Ctrl+Shift+L का इस्तेमाल कर सकते हैं फिल्टर लगाने के लिए। Ctrl+Shift+C से फॉर्मेट कॉपी, Ctrl+Shift+D से डबल अंडरलाइन और Ctrl+Shift+E से ट्रैक चेंज कर सकते हैं और Ctrl+Shift+L से फिल्टर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, का रिक्त स्थान का उपयोग उन कंप्यूटरों को नियंत्रित करने और समन्वित करने के लिए किया जाता है जिनको आपस में नेटवर्क या लिंक किया गया है। कंप्यूटर को नियंत्रित करने और समन्वित करने के लिए किया जाता है जिनको आपस में नेटवर्क या लिंक किया गया हो। आपस में नेटवर्क या लिंक किया गया हो वह होता है यहाँ पर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घटक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी प्रमुख गतिविधियों का उत्तरदायित्व है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट की प्रमुख गतिविधियों का उत्तरदायित्व है। मतलब लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके घटक पूछा है। इसके क्या है? घटक, प्रमुख गतिविधि के लिए नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के घटक होता है। सबसे पहला जो घटक है वो है सेल, दूसरा जो घटक है वो है कर्नेल और तीसरा जो घटक है वो है प्रोग्राम। तो यहाँ पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं। तो इसमें सभी प्रमुख गतिविधियों के लिए उत्तरदायित्व होता है वह है कर्नेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट से जुड़े यूजर्स को आईपी एड्रेस प्रदान करता है? कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट से जुड़े यूजर्स को आईपी एड्रेस प्रदान करने वाले प्रोटोकॉल का नाम क्या है? तो आंसर आएगा जो एड्रेस प्रदान करता है वह है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DHCP। याद रखिएगा, जब भी हम इंटरनेट से कोई यूजर्स जुड़ेगा वह आईपी एड्रेस प्रदान करता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, AIO प्रिंटर का पूर्ण रूप क्या है? AIO का पूरा नाम है ऑल इन वन प्रिंटर है और इसे मल्टी फंक्शनल प्रिंटर भी कहते हैं। मतलब ऐसा प्रिंटर जिसमें एक से अधिक कार्य करने की क्षमता होती है उसे कहते हैं मल्टी फंक्शनल प्रिंटर कहते हैं, जो सभी प्रकार के कार्य कर सकता है एक साथ, जैसे फोटोकॉपी, स्कैनिंग, प्रिंटिंग, सभी कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रारंभिक नाम क्या है? पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रारंभिक नाम, पहला नाम पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का क्या रखा गया? तो सबसे पहला नाम उसका था प्रस्तुतकर्ता। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को प्रेजेंटर के नाम से जानते थे, जिसका हिंदी अर्थ है प्रस्तुतकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML में प्ले, पॉज और वॉल्यूम
जैसे ऑडियो नियंत्रण द्वारा जोड़े जाते हैं। तो इसमें आंसर आएगा कंट्रोल्स। मतलब HTML में प्ले, पॉज और वॉल्यूम जैसे ऑडियो नियंत्रण कंट्रोल द्वारा जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो को समाप्त करने के लिए कीबोर्ड कौन सी की दबानी चाहिए? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड एक के बाद एक रन कर रही है, प्ले हो रही है, चल रही है और उन्हें कुछ समय के लिए रोकना है तो रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो प्रेजेंटेशन चल रहा है उसे रोकने के लिए की होती है कीबोर्ड की एस्केप की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर में प्रयुक्त मेमोरी की इकाई नहीं है? मेमोरी इकाई का अर्थ होता है यूनिट, और मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? बीट होता है। बीट से बड़ा यूनिट क्या आएगा? बाइट। बाइट से बड़ा यूनिट क्या होगा? केबी, जिसका पूरा नाम है किलोबाइट। केबी से बड़ा यूनिट एमबी। एमबी से बड़ा यूनिट होता है जीबी, और जीबी से बड़ा यूनिट होगा टीबी। टीबी से बड़ा यूनिट होगा पीबी, और पीबी से बड़ा यूनिट होगा ईबी। बीट, बाइट, केबी का फुल फॉर्म किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट और एक्जाबाइट। तो यहां पर आंसर आएगा जो नहीं है वो है नोटाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटाबेस में डुप्लीकेट वैल्यू को रोकने के लिए यदि आप डाटाबेस में मोबाइल नंबर, आधार नंबर टाइप कर रहे हो, एंटर कर रहे हो और आप चाहते हैं कि डुप्लीकेट मोबाइल नंबर ना एंट्री हो, डुप्लीकेट नंबर एंट्री नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आप डाटाबेस में एक्टिव कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं प्राइमरी की का। जो डुप्लीकेट वैल्यू को रोकने का काम करता है वह है प्राइमरी की, जो डाटाबेस MS एक्सेस में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन ऑफिस राइटर में किसी शब्द की शुरुआत से टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ओपन ऑफिस राइटर एक डॉक्यूमेंट है, उसमें से किसी शब्द की शुरुआत से टेक्स्ट को डिलीट करना है। शब्द को डिलीट करने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? यदि यहाँ पर शब्द एक बार में आपको डिलीट करना है, शब्दों को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है Ctrl+Backspace। और यदि आपको अक्षर डिलीट करना है तो अक्षरों को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होता है केवल बैकस्पेस। अक्षर के लिए बैकस्पेस और शब्द के लिए Ctrl+Backspace की का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिक फाइलों और फोल्डरों को एक फाइल में संयोजित और संपीड़ित का मतलब होता है कंप्रेशन, किसी बड़े आकार की फाइल को आकार में छोटा कर सकते हैं। तो उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आवश्यक होता है? किसी फाइल, फोल्डर या एक फाइल को संयोजित करने के लिए, संपीड़ित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है WinZip। याद रखिएगा, कंप्रेशन करने के लिए या फाइल फोल्डर को संयोजित करने के लिए WinZip सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को पहली बार पावर अप करने पर किए गए एक छोटे नैदानिक परीक्षण अनुक्रम जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट कहा जाता है की घोषणा करने वाले ऑडियो सिग्नल्स को क्या कहा जाता है? जब कंप्यूटर सिस्टम के पावर बटन को ऑन किया जाता है तब पोस्ट प्रक्रिया से पूर्व ऑडियो सिग्नल से हिंट दी जाती है, और ऑडियो सिग्नल्स कौन सा कहलाएगा? तो बीप की आवाज़ आती है जब पावर ऑन चालू करते हैं और पोस्ट प्रक्रिया आरंभ होती है तो बीप कोड की आवाज़ आती है। पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यह हार्डवेयर की जांच करने का कार्य करता है। जब बूटिंग प्रोसेस होती है तो हार्डवेयर की जांच करता है और एक बीप कोड की आवाज़ आती है जब सिस्टम को ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? मल्टी यूजर का मतलब होता है ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक से अधिक उपयोगकर्ता उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य कर सकते हैं, वह मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। विंडोज एक्सपी ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है? सिंगल यूजर है, तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 7 ये भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS DOS ये भी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा, जो कमांड लाइन इंटरफेस पर उपयोग किया जाता है। विंडोज 7 को कब विकसित किया गया? तो 2009 में लॉन्च किया गया। लिनक्स को 1991 में विकसित किया गया। विंडोज एक्सपी को 2000 में विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज में स्टिकी की को सक्रिय करने के लिए शिफ्ट की को कितनी बार दबाया जाता है? यहाँ पर स्टिकी की सक्रिय करने के लिए शिफ्ट की का प्रयोग करते हैं, और शिफ्ट की को कितनी बार क्लिक करेंगे? तो 5 बार क्लिक करेंगे। स्टिकी की को ऑन करने के लिए शिफ्ट की को 5 बार क्लिक करते हैं। स्टिकी की शिफ्ट बटन में स्टिकी की होती है जिसे 5 बार क्लिक करना होता है, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर स्टिकी की ऑन हो जाएगी, और जब स्टिकी की को हम यस कर देंगे तो यहाँ पर स्टिकी की यूज कर सकते हैं। शिफ्ट कंट्रोल अल्ट विंडो लोगो की का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कीबोर्ड में टाइपिंग करते समय सभी हाथ की सभी उंगलियों को क्लिक करने में असमर्थ है, ऐसे यूजर्स के लिए स्टिकी की उपयोग में आती है, याद रखिएगा। और स्टिकी की को ऑफ करने के लिए दोनों शिफ्ट बटन को एक साथ प्रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर फाइल या संदेश भेजते समय इसे बहुत छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे क्या कहेंगे? इंटरनेट पर कोई फाइल या संदेश भेजते समय बहुत छोटे भागों में विभाजित होता है। हमारा डेटा क्या होता है? बहुत छोटे भागों में विभाजित होकर उस स्थान तक पहुंचता है, और जब उस स्थान तक पहुंचता है तो वहां पर पहुंचकर एकत्रित हो जाता है। तब अब यहाँ पर छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, तो पैकेट्स के रूप में विभाजित होता है डेटा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जिसमें बिक्री एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को की जाती है, बिक्री एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को की जाती है, तो यहाँ पर आंसर आएगा C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। और B2B का अर्थ होता है बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, और B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल को इंगित करता है, केवल टेक्स्ट फाइल को इंगित करेगा? तो वह कौन सा आंसर आएगा? BMP, ये इमेज को प्रदर्शित करता है, इमेज फॉर्मेट होता है, इमेज का एक्सटेंशन होता है। ये भी इमेज का एक्सटेंशन है, JPG भी इमेज का एक्सटेंशन है। और यहाँ पर क्या कहा? केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल को ही इंगित करता है, तो आंसर आएगा .txt एंड RTF, याद रखिएगा। नोटपैड का एक्सटेंशन होता है .txt, और वर्डपैड का एक्सटेंशन होता है .rtf, तो आंसर क्या बनेगा? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़ॉन्ट के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एक्सटेंशन, किसके लिए एक्सटेंशन पूछा है? फ़ॉन्ट के लिए, तो आंसर आएगा इसमें .rtf। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस स्पेस बार कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग
किसको चयनित करने के लिए करेंगे? सिलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस स्पेस बार की का प्रयोग इनमें से किसे सिलेक्ट करने के लिए उपयोग करेंगे? तो संपूर्ण कॉलम को सिलेक्ट करना है एमएस एक्सेल में, तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार की का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक सॉफ्टवेयर के साथ शामिल हो सकता है और किसी दुर्भावनापूर्ण वेबसाइट से आ सकता है या वास्तविक सॉफ्टवेयर की जानबूझकर की गई कार्य क्षमता में जोड़ा गया हो सकता है? दुर्भावनापूर्ण वेबसाइट से भी आ सकता है, वास्तविक फाइल या वास्तविक सॉफ्टवेयर में सम्मिलित हो सकता है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर यहाँ पर है मालवेयर, और मालवेयर एक वायरस प्रोग्राम से होता है जो दुर्भावनापूर्ण वेबसाइट से आकर कंप्यूटर में सम्मिलित हो सकता है और जो हमारे कंप्यूटर की गति को धीमा कर देता है या किसी फाइल को करप्ट कर देता है, तो मालवेयर प्रोग्राम से होता है जो एक वायरस प्रोग्राम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MIME का विस्तारित रूप क्या है? MIME का विस्तारित रूप, तो इसका आंसर आएगा मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। MIME का फुल फॉर्म याद रखिएगा, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी इथरनेट केबल ग्लास कोर से बनी होती है? कौन सी इथरनेट केबल ग्लास मतलब कांच कोर से बनी होती है, जो आमतौर पर PVC या टेफ्लॉन से बने आवरण सामग्री की कई परतों से घिरी होती है। तो इसमें प्लास्टिक फाइबर का उपयोग करते हैं और कांच या ग्लास से बनी होती है केबल। इसमें धागे के समान तार होते हैं जिसमें डेटा लाइट के माध्यम से ट्रेवल करता है, वह है फाइबर ऑप्टिकल केबल होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया में कौन सी तकनीक आएगी? तो वायरलेस तकनीक का उपयोग होगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया का मतलब होता है वायर्ड तकनीक और अनगाइडेड मीडिया का मतलब होता है वायरलेस तकनीक। गाइडेड मीडिया में वायर्स होती, केबल्स होती है, तो ये तीन ऑप्शन में क्या है? केबल है, मतलब ये कौन सी तकनीक है? वायर्ड तकनीक है। अब यहाँ पर क्या है? अनगाइडेड मतलब वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा आएगा? तो इंफ्रारेड वेव आएगा, जिसका प्रयोग AC रिमोट, TV रिमोट में किया जाता है, इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन का, जिसमें तरंगे ठोस होती है जो एक दीवार के आर पार नहीं जा सकती, AC रिमोट या फिर TV रिमोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है? वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। गूगल क्रोम क्या है? वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर है। ओपेरा भी वेब ब्राउजर है। अब जो वेब ब्राउजर नहीं है वो है यहाँ पर याहू, और याहू है सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 10 इथरनेट डिवाइस जुड़े मैक पत्ते को कैसे देखें? विंडोज 10 में इथरनेट डिवाइस मतलब इथरनेट केबल से डिवाइसेस जुड़ी हुई है और मैक एड्रेस को चेक करना है, तो उसके लिए सबसे पहले कंट्रोल पैनल के सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करें, स्टेटस में जाकर प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन में पहुंचकर मैक एड्रेस को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी रेंज देश और महाद्वीपों तक होती है? देखो, सबसे छोटा नेटवर्क क्या है? लैन, जिसका इस्तेमाल एक बिल्डिंग, भवन या फिर छोटे एरिया में किया जाता है। स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल होने वाला नेटवर्क कौन सा है? लैन। लैन से बड़ा नेटवर्क कौन है? मैन।
जो एक शहर में होता है, शहर में स्थित होता है, वो है मेन नेटवर्क। या दो से अधिक शहरों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है मेन नेटवर्क। और दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन है? वेन। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है वेन नेटवर्क, जो कई देशों में और महाद्वीपों में फैला हुआ नेटवर्क कहलाता है। तो आंसर आएगा वेन नेटवर्क, थर्ड ऑप्शन। इसे वेन नेटवर्क का नाम याद रखना, इसे लॉग होल नेटवर्क भी कहा जाता है, जिसका उदाहरण होता है इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। टिम बर्नर्स-ली, एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने किया। कब किया? 1989 में किया था। 1995 में भारत में इंटरनेट का आरंभ हुआ था। इंटरनेट का आरंभ हुआ था, जिसमें पहला नेटवर्क था VSNL। 1969 में ARPANET नेटवर्क को विकसित किया गया था, और ARPANET विश्व का प्रथम नेटवर्क है। ARPANET विश्व का प्रथम नेटवर्क है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो मॉनिटरों को उच्चतम से न्यूनतम ऊर्जा खपत तक सही ढंग से व्यवस्थित करता है। मॉनिटर है जो उच्चतम से न्यूनतम तक बिजली खपत करता है। अब सबसे अधिक बिजली खपत करने वाला मॉनिटर कौन सा है इसमें से? तो CRT है। CRT मॉनिटर से कम बिजली खपत कौन करता है? LCD है। और LCD से भी सबसे कम बिजली खपत करता है LED होता है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर आंसर आएगा C, सबसे उच्चतम से न्यूनतम बिजली खपत करता है, ऊर्जा खपत करता है, विद्युत खपत करता है। CRT का पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब। LCD का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का पूरा नाम लाइट इमेटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में बैठने के बाद सीरीज ने 6 अलग अलग विषयों के लिए अपना परिणाम प्राप्त किया। सीरीज ने 6 अलग अलग विषयों के लिए अपना परीक्षा परिणाम प्राप्त किया है। वह अपना औसत ज्ञात करना चाहता है। क्या ज्ञात करना चाहता है? सीरीज औसत ज्ञात करना चाहता है। तो उसे MS Excel 2019 के निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग करना चाहिए? सीरीज को औसत ज्ञात करना है, उसके लिए कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करेगा सीरीज? तो औसत ज्ञात करने के लिए एवरेज का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षिका ने अपने विषय में 30 विद्यार्थियों के अंक दर्ज किए। अब वह इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना चाहती है। कौन से क्रम में? आरोही क्रम में। आरोही क्रम A से Z तक व्यवस्थित करना चाहते हैं। तो शिक्षिका को MS Excel 2019 में डेटा टैब के अंतर्गत किस विकल्प का उपयोग करना चाहिए? शिक्षिका को यहाँ पर आरोही क्रम A to Z या 0, 1, 2, 3, 4 क्रम में व्यवस्थित करना है, तो उसके लिए डेटा टैब से शॉर्ट ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें नंबर्स को, अंक को व्यवस्थित कर सकते हैं क्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक प्रकार की रैम नहीं है? तो आंसर आएगा प्राइम रैम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्कूल के छात्रों के लिए विभिन्न खेलों की एक खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। एक खेल शिक्षक ने MS Excel 2019 में
सभी छात्रों के अंक दर्ज किए। अब वह सभी खेलों में विद्यार्थियों के कुल अंक ज्ञात करना चाहता है। विद्यार्थियों के कुल अंक ज्ञात करना चाहता है तो उसे निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग करना चाहिए। अब कुल अंक ज्ञात करना हो तो उसके लिए सम फंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा टोटल निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क क्या है? एक ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार है। अब ब्लू रे डिस्क में आसन्न परतों से ऑप्टिकल क्रॉसटॉक के कारण रीड आउट सिग्नल की गिरावट से बचने के लिए स्पेसर लेयर की मोटाई से अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर आएगा 10 UM